जस्ट एक सेकंड। तो हम बता रहे थे कि इस बार फिर से, जैसे हम फोर्थ सेम का लास्ट पेपर बनाए थे, लास्ट क्वेश्चन बनाए थे, हम फिर से बनाएंगे फिफ्थ सेम का लास्ट पेपर। और मेरा टारगेट है कि मेरे लास्ट क्वेश्चन पेपर के टेस्ट से कम 50%, मतलब अभी 75 का हो रहा है, तो 33-32 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन से छप जाए, डायरेक्ट। यही मेरा टारगेट रहता है, कम से कम 50% क्वेश्चन इजीली आ जाए वहां से। क्योंकि जो लोग अगर किसी कारण से, हो सकता है कि सारा समय नहीं पढ़ पाए थे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो अलग बात है, वो उसके वजह से कम लास्ट टेस्ट प्रिपेयर कर ले। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही प्रिपेयर करके जाना है, वो लास्ट ऑप्शन है कि कुछ नहीं करे तो कम से कम ये 10-15 क्वेश्चंस तो कर ले, कि ये 10-15 क्वेश्चंस करके चले जाएं, तो एक ये रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा पास करने का। आज से हम लोग प्रोबेबिलिटी भी स्टार्ट करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर, एंड देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ये एचपी कौन है भाई? एचपी नाम क्या है मतलब? एचपी आ रहा है ये, लैपटॉप वाला एचपी। चलिए, फिफ्थ सेमेस्टर में जो हम लोग कल तो सर से बात, आप लोग कलेक्ट इंट्रो क्लास लिए भी थे, तो मेजर पेपर जो है हम लोग का CC9, CC10, CC11 और CC12। इधर हम आप लोगों के साथ जो टैकल करेंगे वो मेजर आपका 9 और आपका 12, ये दो पेपर। एक हमारा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स तो इतना मजेदार है कि किनको इतना इंटरेस्टेड आ जाता है कि फिर वो आगे जाके स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स वगैरह और करने लगते हैं। और देन है आपका मैकेनिक्स 2, ये वाला मैकेनिक्स का थोड़ा सा छोटा वाला भाई, मतलब एक स्टेप बड़ा भाई है, तो इसलिए इसको लिखा गया मैकेनिक्स 2। और बाकी ये सफिकुल सर करा रहे हैं आप लोगों को रिंग थ्योरी और अलजेब्रा और रिमन और सीरीज फंक्शंस, इसके बारे में तो कल बात हो ही चुकी होगी। माइनर वाले लोग, क्योंकि ये यूट्यूब पे जाने वाला है इसलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जो लोग माइनर वाले हैं, जिनका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम खुद कराएंगे, स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल हम खुद कराएंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स, ये सारे टॉपिक जो भी है इधर माइनर का, एमडीसी का, वो सारे पेपर हम कराएंगे। सिक्स सेमेस्टर के ऊपर तो जाना नहीं है, तो इधर तो कोई बात ही नहीं होगी। बात होगी नेक्स्ट हमारे सिलेबस की। सिलेबस दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन है छोटा सा ही सिलेबस। छोटा इन द सेंस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक चैप्टर है हमारा, मतलब सोच लेते हैं कि हम इसको एक चैप्टर पकड़ के चलते हैं, ये पूरा एक चैप्टर की तरह हम ये ट्रीट करेंगे, इसमें 3-4 क्लास लेके बात करेंगे। एंड देन उसके बाद, अरे बाप रे, कुछ चेंज किया है क्या इधर? नहीं, डिफ्रेंशिएशन फंक्शन, रैंडम वेरिएबल प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वन डायमेंशन टू डायमेंशन नहीं एक्सप्लेन नहीं किया ना, कोई बात नहीं है। तो ये हम लोग एक बार चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हम बता देते हैं, ये सारा एक चैप्टर की तरह ट्रीट होगा। ज्वाइंट एक्सपेरिमेंट, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मार्जिनल, बाइनोमियल और चेबीशेव, ये पूरा एक चैप्टर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हमने आपको बताया होगा कि पिलर 1 पिलर 2 लेके चलते हैं, तो ये सारा आपका पिलर 2 मतलब 4 चैप्टर। हाँ, काई डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 चैप्टर एक आ जाएगा, ये पिलर 1 हो जाएगा। और दूसरा पिलर, हर एक टॉपिक में हमारा दूसरा पिलर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये दूसरा पिलर, ऐसा नहीं है पिलर इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी। इधर से आपके हम क्वेश्चंस आएंगे 45 मार्क्स के। तो बचे कितने? 30। 30 किधर से आएंगे? नहीं, कितने बच गए? 30, हाँ 30 ही बचे। 45, 30 ठीक ही है। ये आएंगे आपके स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में अच्छे खासे टॉपिक हैं, इधर भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यही है कि पूरा का पूरा जो बेस हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली बेस है। प्रोबेबिलिटी में कोई मास्टर्स वगैरह या फिर प्रोबेबिलिटी से कुछ रिसर्च वगैरह या प्रोबेबिलिटी से कुछ पीएचडी वगैरह, शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई स्कोप बचा है। ये बेस है स्टैटिस्टिक्स का। और स्टैटिस्टिक्स समझिए कि मतलब हर एक जगह जब हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे तो फिर बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स, कितना इंपॉर्टेंट है हर एक पॉलिसी से लेके, और मतलब हर एक जगह पे कितना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस वगैरह से लेके। तो ये क्लासेस बहुत कम लगते हैं, इसमें 15 से 17 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाता है हमारा वे स्टैटिस्टिक्स से। क्यों कंप्लीट हो जाता है? क्योंकि कंप्लीट बेस तैयार करते हैं प्रोबेबिलिटी। जिनका प्रोबेबिलिटी हिल जाएगा उनका स्टैटिस्टिक्स संभालना ही नहीं पाए, संभाल ही नहीं पाएंगे वो। फिर वो लगेगा कि स्टैटिस्टिक्स कितना बोरिंग है, कितना हार्ड है, कितना ये है, कितना वो है, और फलाना ढिकाना बहुत तरह से फिर से इसके बारे में अफवाह मिलेगी आप लोगों के कॉलेज में जाएंगे तो। बहुत ही बेकार पेपर, बहुत ही डरावना पेपर, कम मार्क्स उठता है, ये वो, ऐसा वैसा। अब बात करते हैं हम मैकेनिक्स 2 की।
तो मैकेनिक्स 2 का जो बात है ना, मैकेनिक्स 1 और 2 ऐसा अलग अलग कर दिया सीसीएफ में। सीबीसीएस में ये जो फ्रिक्शन चैप्टर है, आपका वर्चुअल वर्क है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, आर्बिट्ररी एंड थ्री डायमेंशन है, ये कंप्लीट चीज हम लोग का मैकेनिक्स में ही हुआ करता था। तो सबसे पहले तो हम इसको निपटाएंगे, जो ये पूरा स्टैटिक्स का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिक्स का। एंड डायनामिक्स 2 में हम बुक इसलिए नहीं बोल रहे थे आप लोगों को, क्योंकि जो लोग स्टैटिक्स का बुक लिए हैं पहले, एस एन मंडल था ना, क्या नाम था उनका, एस मंडल था। तो स्टैटिक्स में इनका ये चैप्टर उधर कवर हो जाएगा, फ्रिक्शन, वर्चुअल वर्क, अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम, थ्री डायमेंशन। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी की कुछ टॉपिक, जो ब्लू कलर का घोष चक्रवर्ती था, घोष मैती था, क्या नाम था उनका सर का, घोष मैती हो शायद, या घोष चक्रवर्ती, चक्रवर्ती शायद ज्योमेट्री में है, इसमें मैती है, मैं भी शायद घोष मैती सर का। ये जो बुक है, इसमें ये पार्ट कवर हो जाएगा आपका, नियरली सर्कुलर ऑर्बिट और डिस्टर्ब ऑर्बिट्स, या फिर पार्टिकल रफ कर्व पे। स्मूथ कर्व पे हम लोग किए थे, इधर रफ कर्व पे करना है। रेन ड्रॉप, जब मतलब बारिश की बूंदे भी गिर रही है, उसको भी हम लोग शांति से गिरने नहीं देंगे। उसमें भी देखेंगे कि क्या इसमें कुछ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, या क्या मतलब इसमें किया जाए कि ये डायरेक्शन अपना चेंज कर ले, है ना। बारिश की बूंदों के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और वो किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है इसको। हम बात कर रहे थे रिजिड डायनामिक्स के बुक के लिए कौन सा बुक लिया जाए सर। देखिए, बेस्ट बुक तो मतलब देखा जाए तो बहुत सारे बुक हैं। एक बुक है जो मतलब कृष्णा सीरीज का बुक है, जो हम लोग के मतलब इसमें बहुत चलता है, कृष्णा सीरीज का बुक। यूपीएससी ऑप्शनल के लिए उधर से क्वेश्चंस बहुत हिट करते हैं, उधर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए हैं। एक और बुक आता है आपका एमएल खन्ना, रिसीट के लिए बहुत सारे बुक है, लेकिन एक बुक जो हमने आपको बताया था और ग्रुप में उसका पिक्चर भेजा था आप लोगों के लिए, मोतीउर रहमान। सर आप कौन से बुक से कराएंगे? देखिए, हम बुक ना दो तीन बुक फॉलो करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी दो तीन बुक इसके लिए पढ़ चुके हैं। मे भी, मुझे जहां तक लगता है, घोष एंड मैथी सर वाले बुक में रिजिड नहीं है। एक बार चेक कर लीजिएगा तो आप लोग, मुझे ध्यान नहीं है कि रिजिड वाले में, रिजिड डायनामिक्स उनमें है कि नहीं है। अगर उसमें है तो लेना नहीं है बुक, क्योंकि बहुत ही कम चैप्टर रखा गया है। ये सारा चैप्टर थोड़ा एडवांस का पार्ट का, और ये फिर रिजिड का पार्ट का, अलग अलग बुक लेंगे तो बहुत सारा बुक हो जाएगा। रिजिड का बुक लेना है तो कोई एक बुक, या तो एम एल खन्ना या फिर मोतीउर रहमान सर का बुक है, वो ले सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गई बुक के बारे में। और बुक का पिक्चर हम इधर बात कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का इस्माइल सर का बुक है ये। अगर ये बुक लेते हैं आप, तो सिर्फ यही बुक से आपको प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएंगे, और फिर आपको स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाएंगे, दोनों इस बुक में है। लैंग्वेज बड़ा आसान सा है, और मतलब समराइज किया हुआ है सारी चीजों को बेटर। अगर नहीं, इस्माइल सर वाला बुक नहीं लेना है, थोड़ा सा और मतलब बेटर चीज चाहिए मुझे, तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, ए बनर्जी सर, एस के देन और एस के दे और एस सेन सर का बुक आता है। इस बुक में आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी के टॉपिक मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ एग्जांपल्स बहुत मिलेंगे, है ना। इधर सॉल्व, इस बुक को लेने का मतलब है कि सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका माइंड ये होगा, खुद इसे चलाना पड़ेगा। आप क्या यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए? हम दोनों बुक यूज करेंगे। उधर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इधर में है, मतलब इधर में नहीं है, या इधर के कुछ क्वेश्चन है जो उधर नहीं है, तो इन दोनों को मैच करके अपना लोग का, हम लोग का जो नोट्स होगा वो हम लोग का नोट्स बनेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। ये तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी हो गई इसमें, और बनर्जी सर का और दे सर का और सेन सर का। लेकिन इस इन्हीं का बुक है, मतलब दे और सेन सर ने मिलके ये स्टैटिस्टिक्स का बुक निकाला है, पतली सी बुक है, और बहुत ही बढ़िया मतलब बुक है। तो अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी का इस्माइल सर का बुक लेते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वही बुक ले लेंगे, उधर दोनों आ जाएगा। लेकिन अगर ये अलग अलग लेते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, तो ये ले सकते हैं, कोई भी आप एक बुक ले लीजिएगा। बुक रहना चाहिए क्वेश्चंस वगैरह देखने के लिए। सिलेबस आप लोगों को सेंड कर दिए हैं, सिलेबस प्रिंट करके आपके साथ होना चाहिए, बुक होना चाहिए, प्रीवियस ईयर भेज देंगे, आज ही भेज देंगे ग्रुप में। प्रीवियस ईयर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर तो अभी नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर देखना है हम लोगों को जब क्लासेस 4 5 10 हो जाएंगी तब। पहले प्रीवियस ईयर देखने का कोई फायदा नहीं है, कि मतलब क्या ही चलेगा प्रीवियस ईयर देख के, तो कुछ क्लियर होगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रिजिड बुक, मोतियूर रहमान सर का बुक है, रिजिड डायनामिक्स बुक। एक और बुक है एमएल खन्ना और सर का नाम, दो लोग मिलके है वो बुक, हम बता देते हैं, एमएल खन्ना और एसके पुंदिर, या फिर कृष्णा सीरीज का लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं, अगर हायर स्टडी में और जाना है, जैसे कि मतलब ऑप्शनल टाइप का कुछ काम करना है तो। एमएल खन्ना
और आपका एक हो जाएगा उनके एसके पुंदिर, ये दोनों मिलके लोग इसको लिखे हैं। या फिर आप सिर्फ ये ले सकते हैं, कोई भी बुक, एक कोई भी बुक ले सकते हैं, ये एक ही राइटर है, मतलब एक ही बुक है, दो लोग मिलके इसको लिखे हुए हैं। नेक्स्ट सिलेबस के ऊपर बात चल हो गई हमारी। और देन उसके बाद हम लोग बात कर लिए इसके ऊपर, बुक्स के ऊपर। और बाकी कुछ और क्वेश्चंस डाउट वगैरह हैं तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो शुरू करते हैं आज एक स्टोरी से। एंड देन कंटिन्यू करते हैं इसको। बताइए, यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोगों के? यस सर नो, थोड़ा सा जिंदा दिली बरतिए आप लोग, थोड़ा सा बोलिए उलिए, थोड़ा सा उधर से बताते रहिए मुझे। ऐसे शांति से बैठे रहते हैं तो थोड़ा क्लियर नहीं होता है। 15 लोग बैठे हुए हैं इधर, सब सुन पा रहे हैं ना हमारी आवाज? यस सर। और बाकी लोग हैं, जिंदा हैं इधर बैठे हुए? सब तो जिंदा ही है, बस बोल हाँ नहीं रहे हैं सर। सब। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की हम लोग अपनी क्लास। प्रोबेबिलिटी से शुरू करते हैं। तो मैकेनिक्स कब पढ़ेंगे? मैकेनिक्स बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। और मैकेनिक्स का सब वो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, वो पार्ट हम लोग क्लियर करेंगे बहुत ही जल्द। और आज शुरू करते हैं हम लोग ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये फर्स्ट क्लास है इसलिए प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना चाहिए और समझना चाहिए। तो एक कहानी से शुरू करते हैं। और ये कहानी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मतलब ऐसे मनगढ़ंत कहानी है। ये किस तरह से प्रोबेबिलिटी का डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। बात होती है कि जैसे 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी का जब समय था, तो जो यूरोपियन कंट्री है ना, यूरोपियन कंट्री में उस समय रिनेसा का टाइम चल रहा था, पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं। वो तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो उधर जो है ना कि मतलब सब लोग बहुत फसल वगैरह उगाना शुरू किया। और उधर का जो क्लाइमेट है, उधर क्लाइमेट में फ्रूट बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो फ्रूट बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन लोगों ने, जैसे इंसान है तो इंसान का तो नया नया डेवलपमेंट करने का तो ये होता ही है। तो उन लोगों ने क्या किया ना कि फ्रूट जो उगाना, फ्रूट जब बहुत ज्यादा निकलने लगा तो उस फ्रूट से उन लोगों ने शराब बनाना शुरू कर दिया। और शराब बनाया, और उधर फ्रांस के आसपास में उधर शराब बहुत ही फेमस होने लगा, वाइन जिसको वो लोग बोल रहे हैं। और खूब यूज करते थे वो लोग वाइन। और वाइन को जब यूज ज्यादा करते हैं तो दिमाग में और ज्यादा हलचल होती है। तो अब मतलब सिचुएशन, क्लाइमेट वहाँ का बहुत बेटर, और अनाज वगैरह और ब्रेड वगैरह वहाँ पे लोग ज्यादा ही खाते हैं, और वाइन वगैरह खूब यूज कर रहे हैं। और इस सब का यूज करने से तो गलत रास्ता मिलता ही है, तो वो लोग ना जुआ स्टार्ट किए। जुआ इन द सेंस कि डाइस खेलना स्टार्ट किए। और ये 16th सेंचुरी की बात बता रहे हैं। तो जो डाइस खेलना स्टार्ट किए ना, तो एक फ्रेंच गैम्बलर थे, यही जो इधर देख रहे हैं ऐसे हाथ में कुछ लेके, है ना। यही है ना कि बोल रहे हैं कि ठीक से पढ़ाई कर लो, है ना। तो ये जो फ्रेंच गैम्बलर थे, कि इनका नाम था, हमने नाम लिखा है, इनका नाम तो बहुत बढ़िया सा, चेवालियर दे मेयर। तो इनके दिमाग में चल रहा था कि मतलब कि ऐसा क्या ही करे, मतलब क्या ही करे कि मतलब हम ज्यादा जीते, हम ही जीते, हम और कोई नहीं जीते। और यहीं से शुरू होता है। अगर फॉर मतलब यूरोपियन कंट्री वगैरह में इन सब चीजों का बहुत हाई फॉर्म मतलब चलन है कि गैम्बलिंग वगैरह को लेके, और उधर पब वगैरह में गैम्बलिंग वगैरह का सीन। तो ये सोच रहे थे कि आखिर मतलब हम ऐसा क्या करें कि मतलब हम ही जीते सिर्फ, और मतलब क्या ही किया जाए। तो इनके एक दोस्त थे, इनके दोस्त का नाम था, क्या नाम था भाई? इधर कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर कहानी स्टार्ट करते हैं। सर आप थोड़ा तेज आवाज में बोलिए, जब आवाज तो स्लो है सर, बिल्कुल भी। बात सही बोल रहे हैं, आवाज तो बहुत स्लो है। तो इनके एक फ्रेंड हुआ करते थे जिनका नाम था पास्कल। क्या नाम है इनका? ब्लेस पास्कल। अभी आवाज सही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज सही है? एक बार कंफर्म करेंगे एक बार। ब्लेस पास्कल को ये एक लेटर लिखते हैं कि मतलब ऐसा है कि मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि हम इतना जुआ खेल रहे हैं ना, तो हम जुए में हारते जा रहे हैं, रम पी रहे हैं और गम में डूबे रह रहे हैं जुआ खेल के। तो फिर वो जो ब्लेस पास्कल थे, ये अपने फ्रेंड जो मैथमेटिशियन थे उनको एक लेटर लिखते हैं जिनका नाम था पेरे डी फर्मेट। इनका मतलब फॉर्मेट इक्वेशन या फॉर्मेट ऐसा सुने भी होंगे। इनको एक लेटर लिखते हैं कि ऐसा बात है कि मेरा एक जो फ्रेंड है ना, वो ऐसा ऐसा सिचुएशन में फंसा हुआ है।
तो कुछ बताइए, कुछ मतलब क्या ही किया जाए। तो ये शुरू करना, सर्च करना शुरू किए कि आखिर मतलब क्या किया जाए, क्या है ये आखिर चीज, मतलब पासा फेंकना और पासा फेंकना, और मेरे को अगर एक चाहिए तो हम मतलब कैसे कैसे करें कि मुझे एक ज्यादा मिले। और यहीं पे ये 1654 की बात है, और यहीं पे एक नाम रखा जाता है, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी की डिस्कशन यहाँ से शुरू होता है। कि मतलब ऐसा करते हैं कुछ हम लोग, सर्च करते हैं, कुछ लिखते हैं कि मतलब कोई चीज का प्रोबेबिलिटी क्या हो, मतलब ये प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है ना, ये चीज का जो मेन क्या बोलते हैं, मतलब डिस्कशन जो स्टार्ट हुआ है 1654, और इसका स्टार्टिंग गैम्बलिंग से ही हुआ है। तो यहाँ तक तो बात चलते रही, ये लोग सर्च करते रहे, फिर बीच में आते हैं एक सर जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइगन्स। आराम से सुनिए आप लोग, फिर आगे की तरफ कहानी लेके चलेंगे। क्रिश्चियन हाइगन्स। तो जब कोई सर्च की बात आती है, रिसर्च की बात आती है, तो सारे मैथमेटिशियन जग उठते हैं। और ये हाइगन्स प्रिंसिपल हम लोग और बहुत तरह से पढ़े हुए हैं। ये किसी बैलेंसिंग स्ट्रिंग का ये है, लेकिन असल में इनका कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी में देखने वाले हैं, इधर इसमें नहीं। तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था ऑन रीजनिंग इन गेम्स ऑफ चांस। एक बुक लिखते हैं ये। हटना भाई तुम, साइड हो जाओ, ये बीच बीच में आ जाता है बार बार। एक बुक लिखते हैं ऑन द रीजनिंग ऑफ गेम ऑफ चांस, ये चांस इन गेम्स फ्यूचर। और इन्होंने इसमें बताया कि मतलब जो बेसिक रूल थे प्रोबेबिलिटी के, नया नया कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो उसके ऊपर उस वर्ड को डिफाइन किया जाता है, एक एक वर्ड को। तो जो बेसिक रूल थे वो अपना बेसिक रूल इस बुक में बताइए। फिर ऐसे समय बीतता गया, चलता गया चलता गया। 17th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन आते हैं, एक सर आते हैं, जिनका नाम था बर्नौली। इनका पूरा नाम तो जैक बर्नौली बोल के है, JAC। इन ये जो जितना स्टोरी बता रहे हैं ना, इन सब के स्टोरी से थोड़ा सा पिक्चर देखे रहेंगे, नाम सुने रहेंगे ना, तो इनके मतलब नाम से जो प्रिंसिपल आएंगे, जो थ्योरी आएंगे, तो थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन हो पाएगा। तो बर्नौली सर आते हैं और ये बहुत एक मतलब फेमस चीज देते हैं, और कंसेप्ट का नाम था, उस कंसेप्ट का नाम था लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब हम प्रोबेबिलिटी के लास्ट पहुंचेंगे और स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट पहुंचेंगे, तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है लॉ लॉ ऑफ लार्ज नंबर का कि क्या ही बताएं। इन्होंने ये बताया उस समय, फर्स्ट टाइम इन्होंने ये बताया कि देखो, अगर तुमको जीतना है ना, कोई भी चीज गेम में जीतना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको उस गेम को बार बार खेलना पड़ेगा। बार बार मतलब जितना तुम ज्यादा बार खेलोगे ना, जितना ज्यादा बार खेलोगे, उतना तुम्हारा जीतने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। ये बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल, और इसका यूज धीरे 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 हर एक जगह पे होने लगा। फिर समय बीतता गया और 1718 का टाइम आता है, और फिर एक बाद एक और मैथमेटिशियन उभर के आते हैं, जिनका नाम था अब्राहम डी मोइव, जो हम लोग डी मोइवरेस थ्योरम भी वगैरह पढ़ते हैं, और बहुत जगह पे हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। इन्होंने बेल कर्व के बारे में और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया कि कैसे यूज किया जाए प्रोबेबिलिटी में, मतलब वही गेम की भी बात है। लेकिन इनका जो मेन, जो इन्होंने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, जो बेल कर्व, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ नाम सुनते जाइए और कहानी सुनते जाइए आराम से बैठ के। बहुत ही बेस्ट एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसका नाम था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अभी तो नहीं बताएंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बस हाँ इन्होंने बताया था, अब्राहम डी मोइवरे ने, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेल कर्व का एक बेल कर्व बोलते हैं, या बेल कर्व शेप का इन्होंने एक कर्व बताया। और इसका यूज जो है ना, फिर स्टैटिस्टिक्स का फाउंडेशन बना, और स्टैटिस्टिक्स में ये मतलब पूरे स्टैटिस्टिक्स का बोले तो बैकबोन बन गया ये। समय का पहिया चलता रहा चलता रहा, और फिर आते हैं लैपलास सर, वही लैपलास सर जिनसे आप लोगों को, इनका बुक है ये द डॉक्ट्रिन ऑफ चांस, इसमें ये उनका कंसेप्ट दिया था बेल कर्व के बारे में। इनके बाद आते हैं लैपलस सर। इनका नाम था प्यारे साइमन लैपलस। ठीक है, जो भी हो, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इन लोग का अलग होता है। बोल रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं कि ऐसे मतलब मेरा नाम तुम बिगाड़ोगे। प्यारे साइमन लैपलस। लैपलस तो ऑलरेडी आप लोग ऑलरेडी तो मतलब कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं। तो लैपलस सर का इधर भी कंट्रीब्यूशन था, और ये आते हैं तो बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी है, ये सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए नहीं है। इन्होंने ये प्रोबेबिलिटी को जो डाइस और कार्ड्स के ऊपर जो
थ्योरी हो रहा था, इसको ट्रांसफर करने का पूरा काम ये करते हैं एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और सोशल साइंस में। जो ये थ्योरी जो सर्च करा जा रहा है, ये थ्योरी को रिलेट करना कि एस्ट्रोनॉमी में कैसे इसको यूज किया जा सकता है, फिजिक्स में कैसे यूज किया जा सकता है, सोशल साइंस में कैसे यूज किया जा सकता है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था थ्योरी, जो भी नाम हो, ये तो नाम ही बहुत ही डरावना होता है। ये नाम था थ्योरी एंड एनालिटिक डेस प्रोबेबिलिटी। इन्होंने इसमें पूरा थ्योरी बताया, और इन्होंने ही सबसे फर्स्ट टाइम, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। याद आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का इधर जो हम लोग पढ़ते आते हैं ना प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यकीन मानिए ये सिर्फ एक चैप्टर की तरह दिखेगा आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी का जो एक चैप्टर हमने बताया ना, पिलर वन, वो जस्ट एक पिलर वन की तरह दिखेगा, बाकी कुछ नहीं हो। जब प्रोबेबिलिटी का पूरा मतलब सीन ही चेंज हो जाएगा। हम नाम रखेंगे प्रोबेबिलिटी का, फाइंड करेंगे एरिया। नाम रखेंगे प्रोबेबिलिटी का, करेंगे इंटीग्रेशन। नाम रखेंगे प्रोबेबिलिटी का, लेकिन देखेंगे शेडेड एरिया फाइंड कर रहे हैं। नाम रखेंगे प्रोबेबिलिटी का, और पॉपुलेशन चेक कर रहे होंगे कि कहाँ का पॉपुलेशन और कहाँ का एवरेज हाइट क्या हो सकता है। ये सब चीज करने वाले हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी जस्ट ये जो लाल ने बॉल निकाल लेते हैं तो काला निकल जाता है, काला निकालते हैं पीला हो जाता है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा। दो बक्सा है जिसमें चार नीला काला पीला बॉल है। ये सिर्फ एक चैप्टर की तरह है, जस्ट एक चैप्टर जो वो स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा। लेकिन मेन जो प्रोबेबिलिटी का मजा आने वाला है हम लोगों को, वो जो पिलर टू जो हमने बताया ना, पिलर टू से मजा आने वाला है। तो इन्होंने अपने बुक में लिखा 1812 में, शायद डेट दिया हुआ है क्या, 1812 में इन्होंने बुक में है, दिया हुआ है ना, नहीं नहीं दिया, बाकी वो दूसरे बुक में था। तो इन्होंने बुक निकाला और इसमें ही कंसेप्ट लिखा कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ नहीं है भाई साहब, इसका यूज एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, सोशल साइंस और भी बहुत जगह पे किया जा सकता है इसको। और इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स के बारे में इन्होंने दिया। समय चला, 1933 में आते हैं, जिनका नाम था एंड्रियो कॉल मोग्रो, जो भी नाम हो। ऐसे गुस्से से देख रहे हैं, हमको कैसे भूल जाओगे तुम लोग। और इन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो आपने जो एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स और क्या बताया हमने, सोशल साइंस से जो इसको ऐड किया है, ये सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं है। इसको इंश्योरेंस में, फाइनेंस में, पॉपुलेशन के स्टडीज में, इन सब में यूज किया जा सकता है। जो ब्राउनियन मोशन है ना, ब्राउनियन मोशन में भी इनका कंट्रीब्यूशन दिया बताया गया था, मतलब इनका किया है। इन्होंने अपनी किताब लिखी और उस किताब में इन्होंने अपने सारे थ्योरी के बारे में बताया, जिसका नाम था फाउंडेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इसी किताब से आगे चलते चलते किताब से कॉपी पेस्ट होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, और आज हम लोग का ये इतना सारा जो किताब है। हाँ, हर एक किताब में कुछ ना कुछ रिसर्च होते हैं। जैसे जो लोग डॉक्टरेट डिग्री लेते हैं, तो डॉक्टरेट डिग्री को जैसे जिस सब्जेक्ट में करते हैं, उस सब्जेक्ट में जो भी रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च से और पुराना जो भी मतलब थ्योरी था, उसको ऐड करके, अपना रिसर्च ऐड करके, और फिर बुक को पब्लिश करते हैं। और यहाँ से इन्होंने एक्जोमेटिक अप्रोच एक देते हैं। एक्जोमेटिक अप्रोच क्या है, नहीं है, ये सारे बात हम लोग आगे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास करना, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे। और यही यही मतलब एंड्रयू, क्या नाम था, कोल्मोग्रो, इन्होंने ही पूरे प्रोबेबिलिटी को, मतलब बाकी धीरे धीरे सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने सबको एक मैथमेटिकल अप्रोच देना होता है, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देना होता है ना, इन्होंने पूरा एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिया था। और उसके बाद से हम लोग के सिलेबस में आ गया, हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए, और आगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये तो बेस बन गया, पूरा प्रोबेबिलिटी तो बेस बना। और आगे रिसर्च जो होता है कंप्लीटली स्टैटिस्टिक्स में। और हम लोगों का एक वेस्ट बंगाल में एक आईएसआई कोलकाता भी है, और एक आईएसआई बैंगलोर भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही होते हैं, लेकिन इसका जो नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक, इंडियन इंस्टीट्यूट, क्या नाम है भाई साहब, मैं तो भूल गया, मतलब स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता है ना। ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिकल, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, आई फॉर इंडिया हो सकता है, जो भी हो। स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता और स्टैटिकल इंस्टीट्यूट बैंगलोर जो है, बहुत ही रेपुटेड ये हम लोग की एक संस्था है, जहाँ से बीएससी और एमएससी सारे होते हैं। इसका एग्जाम क्वालिफाई करना और इंटरव्यू में बैठना मतलब बड़ी बात है, मतलब इसको लेके। चलिए, यहाँ तक की कहानी से मतलब कोई अगर कुछ
क्वेश्चंस एराइज हो रहे हो तो बताया जाए। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोगों के तो क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं सर, अभी नो कोई सर। क्वेश्चंस नहीं है। कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो क्या बोलते हैं आप लोग, क्लास स्टार्ट किया जाए या फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू किया जाए? क्लास बताइए, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे हम शुरू करेंगे आज की बात। एक काम करते हैं, आज के लिए रहने देते हैं, ये इंट्रो क्लास की तरह से छोटा सा क्लास है इंट्रो टाइप का। और कल एग्जाम भी है, तो जो लोग का एग्जाम है वो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करते हैं। बाकी बुक वगैरह आप लोग ले लेंगे, और पीवाईक्यू हम पीवाईक्यू सेंड कर देंगे, पीवाईक्यू सेंड कर देंगे। और सारे चीज़ आपके पास रहना चाहिए, एक नोट्स वगैरह ले लेंगे आप लोग। बाकी सब चीज़ तो जानते ही हैं आप लोग, और क्या ही बोलना है। क्लास सर को हम, सर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का कॉपी अलग अलग बनेगा? हाँ बिल्कुल अलग अलग बना लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी का एक अलग बना, और स्टैटिस्टिक्स का एक अलग बना लीजिएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये पूरा बेस बनाएगा स्टैटिस्टिक्स का। ये बेस नहीं बनेगा तो फिर स्टैटिस्टिक्स इसमें नहीं, वहां पे डायरेक्ट हम यूज करेंगे इस बात को कि प्रोबेबिलिटी में ये बात बताए थे ना, वहीं से ये थ्योरम डायरेक्ट यूज करेंगे, वहां पे प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे। तो मतलब ये लगभग हम बताएं तो ये 45 क्लास के आसपास चलेगा, और ये लगभग 15-17 क्लास में ये कंप्लीट हो जाता है। इसका रीजन यही है कि दोनों का सिलेबस आप देख पाएंगे तो सर दोनों का सिलेबस तो सेम ही लग रहा है, तो इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है कि एक में 45 क्लास और एक में 15-17 क्लास? मेन रीजन यही है कि यहाँ का कंप्लीट चीज यहाँ पे यूज होता है स्टेटिस्टिक्स में। ठीक है, चलिए, तो क्लास एंड करें, और कुछ अगर है तो पूछ लीजिए आप लोग। नो?